Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is ईशांश अवस्थी और यार होप करता हूँ सारे ही अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्ट ए और पार्ट बी देखना है, देन आपको ये पार्ट देखना है। सो गाइज इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। तो ये कौन से फैक्टर्स थे जो सोशल और इकोनॉमिक रीजंस बने रिलेशनशिप का, किसकी रिलेशनशिप के बीच में, जो हमने 3 एस्टेट्स के बारे में पढ़ा हमारे पार्ट ए और पार्ट बी में, जिसमें से 3 स्टेट्स कौन से थे, पीजेंट्स थे। पहला जो फर्स्ट एस्टेट था वो क्लर्जी का था, सेकंड था नोबिलिटी का और थर्ड हमारा पीजेंट्स या फिर कॉमनर्स का। तो अब उनके रिलेशनशिप में किस तरह से चेंज आता है, चलिए हम जानते हैं हमारे टॉपिक में। सबसे पहले तो द एनवायरमेंट, सबसे बड़ा जो फैक्टर बना, ये जो पहला फैक्टर बना वो था एनवायरमेंट चेंज। किस तरह से, फ्रॉम 5th to 10th century most of the Europe was covered with vast forest lands and the land for agriculture was limited। मतलब कि 5 से 10th सेंचुरी के बीच में यूरोप में क्या था कि लैंड जो थी वो फॉरेस्ट से कवर थी, मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट लगे थे, तो जिसकी वजह से लैंड ज्यादा थी नहीं, तो प्रोडक्टिविटी उतनी होती नहीं थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एरिया किस में कवर होगा, फॉरेस्ट में। सिमिलरली फ्रॉम 11th century यूरोप एंटर्ड इनटू अ वार्म फेज, दिस इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और क्या हुआ, 11th सेंचुरी के बाद से यूरोप वार्म फेज में आ गया। वार्म फेज मतलब कि वहां पे जो टेम्परेचर था वो थोड़ा राइज होने लगा, फॉरेस्ट भी कटने लगे, क्योंकि लोगों को हैबिटेट चाहिए था, रहने के लिए घर चाहिए थे। तो इसकी वजह से जब लैंड बढ़ी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। भाई एग्रीकल्चरल लैंड भी तो बढ़ेगी ना, जब आप फॉरेस्ट काटोगे, उस जगह पे घर बनाओगे, और जो बाकी जो वैकेंट लैंड्स होगी उसमें आप, वैकेंट मीन्स खाली लैंड, तो खाली लैंड में आप क्या करोगे, प्रोडक्टिविटी करोगे। तो जिसकी वजह से जो कंडीशंस थी थर्ड एस्टेट की वो थोड़ी इंप्रूव हुई 11th सेंचुरी के बाद, क्योंकि उससे पहले तो क्या था कि प्रोडक्टिविटी होती नहीं थी, और जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे वो टैक्स भी पे नहीं करते थे, उल्टा टैक्स कलेक्ट करते थे थर्ड एस्टेट से, तो वो थर्ड एस्टेट बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होता था। बट उनकी कंडीशन चेंज हुई 11th सेंचुरी के बाद। हमारा जो सेकेंड फैक्टर है वो है लैंड यूज। लैंड यूज किस तरह से, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम प्रिमिटिव टूल्स टू एडवांस वन। अब जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी वो पहले किससे होती थी, प्रिमिटिव टूल्स से। प्रिमिटिव मतलब जो बेसिक टूल्स होते हैं, मीन्स लकड़ी का आपने कुल्हाड़ी बना ली, या जो बहुत ही कम एडवांस होते हैं, जो पुराने तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अगर आप खेत गए हो कभी, तो वहां पे पहले क्या होता था, पहले खुद से किसान उसमें खेती करता था, खुद मेहनत करता था पूरे दिन, पीजेंट्स लगे रहते थे। बट अब क्या है, अब ऑक्सीजन लगा दी गई, या नए नए एडवांस टूल आ गए हैं, ट्रैक्टर वगैरह, पेस्टिसाइड्स, तो ये सब चीजों ने, टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, वर्क इजी कर दिया है। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी और थर्ड एस्टेट की जो वैल्यू थी वो थोड़ी इंक्रीज होने लगी, उनका स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होने लगा। इसके बाद द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट द लैंड ऑफ मैनुअल एस्टेट। अब क्या होता था 5th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के बीच में, जो पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, उनको मैनुअल एस्टेट में वर्क करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता था। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता भी रखा है, मीन्स पार्ट ए में। मैनुअल एस्टेट क्या होता था, वो एस्टेट जो राजा के अंडर में आता था, राजा का परिवार वहां रहता था, आप उसे महल कंसीडर कर सकते हैं, राजमहल। तो उस एस्टेट में उनको जबरदस्ती काम करना पड़ता था पीजेंट्स को, और उनको पेड भी नहीं किया जाता था, मीन्स उनको टैक्सेस या फिर उनको रेवेन्यू नहीं दिया जाता था, उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको मैनुअल एस्टेट्स में काम करना पड़ता था। तो वो ओपनली तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट है वो उनको डोमिनेट कर देगा, उनको मरवा देगा। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते थे कि वो लोग डायरेक्ट प्रोटेस्ट नहीं करते थे, बट उनका काम करना धीरे धीरे बंद कर देते थे, या लैंड छोड़कर फॉरेस्ट में रहने चले जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे लैंड से। तो जिसकी वजह से उनकी कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हुई, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को ये पता चल गया कि अगर थर्ड एस्टेट उनका काम नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको टैक्सेस भी उन्हीं से कलेक्ट करना है, काम भी उन्हीं से कराना है, तो उनसे थोड़ी लीनियंसी बरतनी पड़ेगी, वरना नुकसान किसका है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का ही। तो दे डिडंट प्रोटेस्ट ओपनली बट स्पेंड मोर टाइम कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड्स।
और जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, मैनुअल एस्टेट में कम टाइम देना स्टार्ट किया और अपनी जो खुद की फील्ड्स थी उसमें अच्छे से वर्क करना स्टार्ट किया। अब लैंड यूज में एक और फैक्टर इंक्लूड होता है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो ये कि पहले की जो लैंड्स होती थी वो अगर एग्रीकल्चरल लैंड्स है तो वहाँ पे उन्होंने मान लीजिए खारिफ क्रॉप ग्रो करी, फिर उनको पूरे पूरे सीजन वेट करना पड़ता था अगली क्रॉप या रैबी क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो जिसकी वजह से कई बार कंटिन्यूअस क्रॉप ग्रो करने की वजह से फर्टिलिटी चली जाती है लैंड की। बट उसी जगह पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करोगे हर साल या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बांट दोगे एक साल में ही, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल दूसरी क्रॉप आपने ग्रो करी, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिशन चाहिए होता है लैंड से, डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो इस तरह से आपकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है और आपका प्रोडक्शन भी बना रहता है। तो ये भी टेक्निक अपनाई गई लैंड यूज में आफ्टर 11th सेंचुरी इन यूरोप। इसके बाद दे अवॉइडेड परफॉर्मिंग अनपेड एक्स्ट्रा सर्विसेज, और जो पीजेंट्स थे हमारे उन्होंने अनपेड एक्स्ट्रा सर्विसेज करना भी बंद कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के इस ऑर्डर को। थर्ड फैक्टर है हमारा न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। सो बाय द 11th सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब सेवरल टेक्नोलॉजीज। So, our third factor is new agricultural technology. So, by the 11th century, there is evidence of several technological changes. अब 11th century के बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, जैसा हमने पहले के फैक्टर्स में देखा। तो इंस्टेड ऑफ द बेसिक वुडन प्लग, कल्टिवेटर बिगेन यूजिंग हैवी आयरन टिप्ड प्लग एंड मोल्ड पोर्ट्स। तो जो वुडन के प्लग्स पहले यूज होते थे उनको ना यूज करके आयरन टिप्ड प्लग शेयर यूज किया गया, और जिसकी मदद से और ज़्यादा डीप खुदाई होने लगी और लैंड और ज़्यादा फर्टाइल हो गई, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने की वजह से क्रॉप यूज में अच्छे से काम आई, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट क्रॉप ग्रो हो पा रही थी इसकी मदद से। मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग वॉज इम्प्रूव्ड, मतलब हार्नेसिंग मीन्स किस तरह से वर्क यूज में आता है, जैसे कि पहले के समय में जो ऑक्सन होते थे उनके नेक पे बांध दिया जाता था पट्टा, और वो अपना चलते थे और खुदाई करते थे और लैंड को जोतते थे, आपने सुना होगा। बट उसके बाद उनके शोल्डर्स पे जब लगाकर देखा गया पट्टा, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने लगे। और उसी तरह से जो हॉर्स होते थे उनको नकल्स पहना दिए गए आयरन के, जिसकी मदद से वो हॉर्स आपने सुना होगा, जिसकी मदद से वो और ज़्यादा एफिशिएंटली दौड़ने लगे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने लगे। तो ये सब मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग इम्प्रूव किए गए। इसके बाद मोर वाटर पावर्ड एंड विंड पावर मिल्स वर सेटअप इन यूरोप। अब जो नेचुरल यूज़ है उसको भी अच्छे से किस तरह से सामने लेके आए। हमने देखा वाटर पावर प्लांट, जैसे कि प्रेजेंट डे में हाइड्रो पावर प्लांट्स बने हुए हैं, क्योंकि हमको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। बट जो मैन मेड है, जैसे कि कोल पहले यूज़ होता था ट्रेन चलाने में, बट अब इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोल जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो सिमिलरली इन्होंने भी वाटर, उनको पता है कि सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में किसकी ज़्यादा एफिशिएंसी है या कौन ज़्यादा है, तो वाटर सबसे ज़्यादा है, 72% हमारा में वाटर ही है। लैंड है, तो हम इनको यूज़ में लाते हैं ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो और चीप कॉस्ट में अवेलेबल हो। तो द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी चेंज वॉज द शिफ्ट फ्रॉम 2 फील्ड टू 3 फील्ड सिस्टम। अब जो 2 फील्ड से 3 फील्ड सिस्टम आया, उसमें क्या था कि 3 फील्ड्स बना दी गई। अब पहले क्या होता था, पहले ऑटम और स्प्रिंग सीजन में अपना डिफरेंट क्रॉप ग्रो की जाती थी, जिसकी वजह से उनको कुछ समय रुकना पड़ता था ताकि लैंड फिर से रीफर्टाइल हो और वो क्रॉप ग्रो कर सके। तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था और फेमाइन पड़ जाता था, भुखमरी आ जाती थी। भाई अगर कुछ समय के लिए क्रॉप ग्रो होना रुक जाएगी तो लोग खाएंगे क्या, लोग तो उसी पे डिपेंडेंट है। बट अब 3 फील्ड सिस्टम हो गया। उसमें क्या था, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्प्रिंग में उन्होंने वीट उगा लिया, ऑटम में उन्होंने उगा लिया पीस और बीन्स वगैरह, और दूसरे सीजन में इन्होंने उसी सीजन में एक लैंड को फैलो लैंड रहने दिया, जोत कर खाली छोड़ दिया। क्यों खाली छोड़ दिया,
ताकि नेक्स्ट सीजन में हम इधर क्रॉप ग्रो कर पाएँ बाकी दोनों में और एक को वैकेंट छोड़ दें। इससे फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और हम और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। तो ये सब नए मेथड्स थे, टेक्नोलॉजीज थी जिन्होंने जो रिलेशंस थे उनको चेंज कर दिया यूरोप में। सो कौन कौन से फैक्टर्स थे? सोशल एंड इकोनॉमिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द फोर्थ ऑर्डर, न्यू टाउन्स एंड टाउन पीपल। द फोर्थ ऑर्डर, न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। सो जो नया फोर्थ ऑर्डर था, हमने तो इस चैप्टर में 3 एस्टेट्स के बारे में सुना या 3 हमने डिविजन्स देखे सोसाइटी में, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। तो ये फोर्थ ऑर्डर क्या है? तो चलिए जानते हैं हमारे टॉपिक में। इन यूरोपियन टाउन्स देयर वाज अ नीड ऑफ इंडिविजुअल्स विथ स्पेशलाइज्ड स्किल लाइक बैंकर्स एंड लॉयर्स। अब जो यूरोपियन सोसाइटी में 11th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, कई सारे पीजेंट्स थे जो कि ज़्यादा सप्रेस होने के कारण उनका डर खत्म हो गया था। आपने सुना होगा कि डर को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो ऐसा हुआ। फिर पीजेंट्स क्या करते थे? मैनोरियल एस्टेट छोड़कर भाग जाते थे कहीं दूसरी जगह रहने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता था? बहुत नुकसान हो जाता था। और जो हमने देखा पीजेंट सोल्जर्स का यूज़ करते थे वो लोग वॉर्स में, बट वो 11th सेंचुरी के बाद उन्होंने हटा के स्पेशलाइज्ड स्किल्स इंट्रोड्यूस करी। क्यों करी? क्योंकि जब तक एक स्किल नहीं होगी बंदे के पास, आप उसी इंसान से आप बैरिस्टर वाला काम करा रहे हो, उसी इंसान से आप ईंटें तोड़वा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है और वो स्किल नहीं आ पाती है। तो उसी को उन्होंने स्किल ओरिएंटेड बनाया और उन्हीं स्किल ओरिएंटेड वाले लोगों को फोर्थ ऑर्डर बोला जाने लगा। तो in European town there was a need of individuals with specialized skills and they were bankers and lawyers. The bigger town had population of about 30,000. They could be said to have formed a fourth order. और जो बिगर टाउन्स थे जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, उन्हीं एरियाज को बोला जाने लगा कि ये फोर्थ ऑर्डर का एरिया है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑर्डर कंसीडर किया जाता है। बट बेसिकली आपसे कोई पूछेगा कि यूरोपियन सोसाइटी में कितने क्लासेस हैं या कितने ऑर्डर हैं, तो आप 3 ही बताओगे। कौन सा? क्लर्जी, नोबेलिटी एंड कॉमन पीपल। अब इसी में हमारा एक सब टॉपिक भी है, कैथेड्रल टाउन्स। सो ये क्या है? ये बड़ी चर्चेस को बोला जाता है कैथेड्रल टाउन्स। इनका यूज क्या होता था? वन ऑफ द वेज दैट रिच मर्चेंट स्पेंड देयर मनी वॉज बाय मेकिंग डोनेशंस टू चर्चेस। अब आप देखते होंगे जिसके पास जितना पैसा होता है उसके पास खर्चे भी उतने ही बड़े होते हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया का द रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, वो क्या करते हैं? वो भी कुछ ना कुछ स्पेंड करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, वो शेयर्स खरीदते हैं, वो डिफरेंट मार्केट्स खरीदते हैं, वर्ल्ड लेवल पे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, तो उनके पास भी खर्चे उतने होते हैं। तो यूरोपियन सोसाइटी में भी ये लोग क्या करते थे? डोनेशंस करते थे बड़े अमाउंट में। किसको करते थे? कैथेड्रल टाउन्स में करते थे। ये बड़ी चर्च होती थी। इसके बाद फ्रॉम 12th सेंचुरी लार्ज चर्चेस कॉल्ड कैथेड्रल्स वर बीइंग बिल्ट इन फ्रांस। और ये कब से बनना स्टार्ट हुई? ये 12th सेंचुरी से बनना स्टार्ट हुई। इसके बनने से लेकर, ब्रिक से लेकर, इसके एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर तक पूरा खर्चा कौन झेलता था? ये कौन देखता था? बड़े मर्चेंट्स देखा करते थे यूरोप में। तो गाइज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। इस टॉपिक में हम देखेंगे बाय द अर्ली 14th सेंचुरी यूरोप इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लो डाउन। अब 14th सेंचुरी में जो क्राइसिस हुआ था उसकी मेजर हैपनिंग्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी। स्टैग्नेंट मतलब रुक गई थी, थम गई थी एक जगह पे, ग्रोथ नहीं हो रही थी उसकी। और इसकी ग्रोथ ना होने के 3 बेसिक कारण थे। चलिए जानते हैं उन रीजंस के बारे में। फ्लड एंड स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड मेनी फार्म स्टेट्स विच रिजल्टेड इन लेस इनकम टैक्सेस फॉर गवर्नमेंट। अब कई सारी फार्म फील्ड्स थी वो फ्लड की वजह से या फिर स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब जब क्रॉप ही नहीं होगी तो उसके लिए टैक्स कैसे पे कर पाएगा किसान? तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास टैक्स के रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था। तो वो किसके लिए? यूरोप के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन थी। जब किसी कंट्री के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो वो कंट्री ग्रोथ कैसे कर पाएगी?
सेकेंड रीजन था शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल इन आउटपुट ऑफ सिल्वर माइंस इन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया। अब वहाँ पे यूरोप में सिल्वर कॉइन्स यूज होते थे, जब मेटल की कमी पड़ गई तो वो लोग कॉइन्स नहीं बना पा रहे थे। अब कॉइन्स नहीं बना पाएंगे तो वो लोग ट्रेड कैसे कर पाएंगे एक दूसरे से? भाई बार्टर सिस्टम तो चलता नहीं था कि कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी हम एक्सचेंज कर लेंगे, यहाँ पे तो कॉइन सिस्टम चलता था। तो जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ सिल्वर हुआ तो वो लोग आपस में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। और जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रहा या फैक्टर रहा वो था ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन, इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये जब यूरोप में डिफरेंट ट्रेडिंग हुई डिफरेंट कंट्रीज से, तो एक किसी कंट्री से शिप में प्लेग आ गया और जिसकी वजह से कंट्री में क्या हो गया, पैंडेमिक की सिचुएशन अराइज हो गई और उस कंट्री में लॉकडाउन लगाना पड़ा। किस कंट्री में? यूरोप में। तो जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी स्टेगनेंट और ज़्यादा डाउनफॉल होने लग गई। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हम कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड ही लड़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में कितना ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ा है ये हमने और आपने देख ही लिया। हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल जा रही है, हमारी ही नहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी। तो ऐसा ही नुकसान उस वक्त हुआ था 14वीं सेंचुरी में यूरोप में। अब इसका एक और फैक्टर देखेंगे हम, सोशल अनरेस्ट, जो कि 14वीं सेंचुरी में हो गया था। तो income of lords was badly hit. It declined as agricultural prices came down and wages of the labor increased. अब लेबर्स को तो ये लग रहा था कि हम ऐसी सर्कमस्टेंसेस में भी काम कर रहे हैं तो हमें वेजेस ज़्यादा चाहिए, बट लॉर्ड्स के पास उतना पैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें हिट किया था 14वीं सेंचुरी क्राइसिस, तो जिसकी वजह से उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और इनकम कम होने की वजह से वो वेज दे नहीं पा रहे थे। प्लस अगर लेबर कह दे कि हमको ज़्यादा वेज चाहिए तो उनके लिए और मुसीबत। इसके बाद इन 1323 पीजेंट्स रिवोल्टेड। 1323 में क्या हुआ, पीजेंट्स ने एक बड़ा विद्रोह स्टार्ट कर दिया बहुत ही बड़े लेवल पे कि हमें आज़ादी चाहिए या हमें ये इन 3 ऑर्डर से आज़ादी चाहिए। तो डिस्पाइट ऑफ सेवरल रिप्रेशन द ओल्ड फ्यूडल रिलेशंस कांट बी रीइम्पोज्ड। तो जो ओल्ड फ्यूडल रिलेशंस थे कि इकोनॉमिक टर्म में जो रिलेशंस थे पीजेंट्स के और जो अपर लेवल के लोग होते थे, नोबिलिटी हो गए, क्लर्जी हो गए, इनका फ्यूडल रिलेशन था। तो फ्यूडल रिलेशन वो खत्म कर दिया पीजेंट्स के रिवोल्ट ने, और इसी की वजह से क्या हुआ, पीजेंट्स की एक नई सोसाइटी फॉर्म हुई और उनको एक इज्जतदार जगह मिली सोसाइटी में। तो ये हमारा टॉपिक था सोशल अनरेस्ट। हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है पॉलिटिकल चेंजेस। सो द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप एंड वैसलेज हैड गिवन अपॉर्चुनिटी टू द किंग टू इंक्रीज देयर कंट्रोल ओवर हिज सब्जेक्ट। अब जो लॉर्ड्स थे मींस जो रिच मनी लेंडर्स हुआ करते थे, उनके पास तो पैसे बचे नहीं क्योंकि पीजेंट्स उनको टैक्सेस नहीं पे कर पा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, किंग के पास अथॉरिटी ज़्यादा आ गई। क्योंकि पहले जो आम जनता होती थी वो किससे डायरेक्ट कांटेक्ट करती थी, वो करती थी मनी लेंडर्स से, लॉर्ड्स से। बट अब जब लॉर्ड्स के पास कुछ पावर बची नहीं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो पावर किसके पास अल्टीमेटली जाएगी, किंग के पास। तो उसकी वजह से क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। लोगों को टैक्सेस किसको पे करना पड़ रहा था, अब किंग को करना पड़ रहा था। और जब उनके पास सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था किंग के पास, तो उन्होंने एक आर्मी ऐसी सेटअप करी जिसमें प्रोफेशनल्स थे सारे। जैसे अभी तक तो क्या था कि पीजेंट सोल्जर्स हुआ करते थे, आम आदमी को सोल्जर्स बना के लड़वाया जाता था। बट यहाँ पर यूरोप में किंग्स ने क्या कर दिया, वहाँ पे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक उसको स्किल दे दी और उसकी वजह से सोल्जर्स अच्छी आर्मी रिक्रूट होने लगी। सो देयर अकर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन यूरोप। इसकी वजह से क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरी पावर एक सेंटर में आ गई, यूनियन में आ गई, और उसका राजा कौन, इकलौता किंग। सो ये हुआ था यूरोप में। और अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो टुडे फ्रांस हैज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्रांस में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसा कि इंडिया में भी है। और इंग्लैंड हैज अ मोनार्की। इंग्लैंड में अभी भी मोनार्की एग्जिस्ट करती है। आप देखते होंगे वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ चलती हैं, वो वहाँ की मेन मानी जाती हैं, फर्स्ट पर्सन मानी जाती हैं। सो ऐसा सिस्टम प्रिविलेंट हुआ दोनों ही कंट्रीज में। इसी के साथ गाइज हमने आज का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। हमने चैप्टर द 3 ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया है।
आपको पता है ना आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अवेयर करिए उनको मेरे चैनल के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।